हमारे बीच में गीतांजलि जी हैं जो लेह लद्दाख से आई हैं। इन्होंने बड़े रिसर्च किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आज उन्हें भी हमें सुनने का अवसर मिलेगा। गीतांजलि जी, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात कहें। गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार। मैं लद्दाख में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, जो कि एक यूनिवर्सिटी और एक स्कूल है, संस्थापक हूँ और निर्देशिका भी। तो मेरी ये जो शिक्षा की यात्रा है, जो जर्नी है, वो बचपन में ही शुरू हुई थी। जब मैं ये बहुत सोचा करती थी कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत छोटी सी थी जब घर में एक मृत्यु हो गई और मैं ये सोचती थी कि अगर एक दिन मरना ही है तो फिर इतनी भागदौड़ क्यों। ये प्रश्न मेरे साथ बहुत सालों तक रहा और 16 साल की उम्र में मैं श्री अरविंद आश्रम गई, पौंडीचेरी में एक यूथ कैंप के लिए। और वहाँ पर एक टॉक था जो कि भारतीय सभ्यता की नींव के बारे में था कि भारत सभ्यता है क्या। और ये श्री अरविंद की किताब है, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता की नींव। और तब तक मैं एक ऐसी फैमिली में बिलोंग करती थी जहाँ जिसके आधे सदस्य कनाडा और अमेरिका जा चुके थे और जो भी अच्छा छात्र माना जाता था उसका वही करियर पाथ होता था। लेकिन उस 1 घंटे के लेक्चर ने मुझे ये सिखाया, ये जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है ये इतनी विशाल है, इतनी डीप है कि हर पहलू जीवन का ब्रह्मन की प्राप्ति के माध्यम के लिए है। चाहे वो भारतीय साहित्य हो, चाहे वो भारतीय कला हो, चाहे वो भारतीय नृत्य हो, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसका अल्टीमेट एम था कि उस डिविनिटी को, दिव्यत्व को कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में जिएं। और इसने मुझे इतना प्रभावित किया कि उसी सेशन में मैं पहली पंक्ति में बैठी थी और मुझसे रहा नहीं गया, मेरा रोना आ गया कि अरे मेरा भारत इतना महान है। और हमारी हिस्ट्री बुक्स में तो बस बताया गया है कि मुगल आ गए, फिर ब्रिटिश आ गए, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें तो वेस्टर्नर्स नहीं की हैं। तो हमें अपने लिए वो प्राइड नहीं जागृत होता। और तब मैं 11th क्लास में थी। तो मैं पहली पंक्ति से बीच में गई, फिर फाइनली मैं रूम छोड़ के चली गई और बाहर जाके मैं फूट फूट कर रो रही थी। और तब मैंने निश्चय किया था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी खुद भारत क्या है ये समझूंगी, अपने भारतीय भाइयों और बहनों को उसके बारे में बताऊंगी और पूरी दुनिया को भारत क्या है वो बताऊंगी। और फिर जैसे जैसे बड़ी हुई मैंने एमबीए किया तो लगा पहले कि भारत को चेंज करने का सबसे बड़ा तरीका है प्राइम मिनिस्टर बनना। तो क्लास 5 से क्लास 10 तक मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना था देश का। फिर पता चला कि प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा कि इससे बेटर है कि बिजनेसमैन बनना। तो मैंने एमबीए किया, 3 कंपनीज भी शुरू की। और ये सब करते करते फाइनली ये एहसास हुआ कि भारत को चेंज करने का एकमात्र माध्यम है शिक्षा, जो कि मैम आप बता रहे थे, भारतीय शिक्षा। क्योंकि किंडरगार्टन ही नहीं, 10वीं ही नहीं, लेकिन प्री नेटल, गर्भ से ही क्या शिक्षा हम बच्चों को दे सकते हैं, उसी से हम एक नया भारत निर्माण कर सकते हैं। जो कि कॉलोनियल ब्रिटिशर्स छोड़ के गए, उसको हम कैसे यू टर्न देके जो हमारा वैदिक भारत था। और मैम ऐसा नहीं है कि वैदिक भारत में ऋषिकाएं नहीं होती थी। अपाला, गार्गी, सावित्री, पौलमी, बहुत सारी महिलाएं ऋषिकाज होती थी। वो शास्त्रों का अध्ययन करती भी थी और पढ़ाती भी थी। और आज मैं भी वेद, उपनिषद और गीता को श्री अरबिंदो की लाइट में पढ़ती भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ। तो उस भारतीय संस्कृति को, जिसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कहते हैं,
वो कैसे हम डे टू डे लाइफ में लाएं, ये अभी हमारे यहाँ मिसिंग है, क्योंकि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इतना भारी पड़ गया है कि हम वही दिनचर्या, वही शैली, वही सब कुछ हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब को कैसे शिक्षा में लाया जाए, इसके लिए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख की स्थापना हमने की। और इसके 3 स्तंभ हैं, मेन 3 या 4 स्तंभ, जिसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगी। पहला उसका स्तंभ है कॉन्टेक्सचुअल एजुकेशन, प्रासंगिक शिक्षा। और प्रसंग हम किसको कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट। भारत का कॉन्टेक्स्ट क्या है? पहली बात तो भौगोलिक, जो कि हमारे नज़दीक है, फिजिकल नेचर। अभी हमें हमारी एजुकेशन पद्धति ऐसी है कि मैं जब 20 साल बाद वापस अपने घर गई और घर बनाया, तो मुझे ये नहीं समझती कि मैं अपने गार्डन में क्या उगा सकती हूँ। और मैं ज्योग्राफी में टॉपर थी, मुझे ये पता है कि महाराष्ट्र का काला सॉइल है, उसमें कॉटन उगता है, अमेरिका में सवानास है और ये उगते हैं, और अमेजोन में क्या होता है फॉरेस्ट में। लेकिन अपने बैकयार्ड में, मेरे खुद के बगीचे में क्या मैं उगा सकती हूँ, ये हमें नहीं पता। इससे प्रासंगिक एजुकेशन कहते हैं। इसीलिए उत्तराखंड के बहुत सारे गांव खाली हो रहे हैं। मैंने सुना है 800 से 1000 गांव खाली हो गए। इसलिए नहीं कि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं, पर हमारी शिक्षा पद्धति ये नहीं सिखाती कि वो कॉन्टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स को भी और वहाँ के रिसोर्सेज को भी समझ के कैसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हम लद्दाख में -20 में ऐसे घर बनाते हैं जो +20 रहते हैं बिना कोई हीटिंग के। इसी से हम कार्बन न्यूट्रल इंडिया बना सकते हैं। वैसे ही पहले भारत में ऐसे घर बनते थे, चाहे वो केरल में हो या जयपुर में, राजस्थान में, कि जहाँ गर्मी होती थी वहाँ वो घर ऐसे होते थे, उनकी दिशा ऐसी होती थी, वो मटेरियल ऐसे यूज़ करते थे कि वो ठंडे रहते थे, और ठंडे जगहों पे कैसे गर्म। लेकिन अभी जो हमारा आर्किटेक्चर है वो ये सिखाता है कि दिल्ली की गर्मी में शीशे के बिल्डिंग्स बनाओ ताकि वो 40 डिग्री का तापमान वो बिल्डिंग्स में और भी 60 डिग्री हो जाए, और फिर एसी लगा लगा के उनको 18 डिग्री में लाओ ताकि हर तरफ से बस कार्बन एमिशन हो। और प्रासंगिक का सबसे इम्पोर्टेंट 2 और पहलू है भौगोलिक के अलावा। एक तो है कि मातृभाषा, अपनी मातृभाषा को जानना, क्योंकि उसके अंतर्गत जो छोटी छोटी कहावतें हैं, जो उसके अंतर्गत पोइट्री है, जो उसके अंतर्गत, वो हमें ट्रांसलेशन में हम खो देते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 जनरेशन्स के बाद हमारी जो मूल ज्ञान है जो हमारी मातृभाषा में है वही बच्चों को ना आए। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट, प्रासंग भारत का है अध्यात्म। आध्यात्मिकता को कैसे शिक्षा में लाया जाए, और आध्यात्मिकता कुछ इतना मुश्किल और नहीं है, बहुत सिंपल है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं अपना स्वधर्म पहचानना और उस स्वधर्म को एक्सप्रेस करना, जिसको हम व्यवसाय कहते हैं, वो ही अध्यात्म है। तो स्वधर्म को कैसे पहचाना जाए, और उस वो स्वधर्म हमारा व्यक्तिगत ही नहीं है, हमारे देश का भी एक इंडिविजुअलिटी है जिसको हम नेशनल सोल कहते हैं। तो उसको वापस लाना और उसके हिसाब से सारी लाइफ की टेक्निकल, सोशल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ये सारी प्रोसेसेस बनाना, और जो अमेरिका और यूरोप ने किया है उसको ही नहीं कॉपी करना, पर अपनी जीनियस के हिसाब से हर चीज़ में वो उसको लेके आना, उस आध्यात्मिकता को। यही है इंडिया का प्रसंग। और दूसरा जो नींव है जो हम वहाँ पर फॉलो करते हैं, आजकल एक्सपेरिमेंटल हो गई है दुनिया, प्रयोगात्मक। प्रयोग किसे कहते हैं कि हम अपनी सारी सेंसेस को बाहर की तरफ ले जाते हैं और डेटा इकट्ठा करके फिर उसको लॉजिकल थिंकिंग से रिसर्च करते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटल वे कहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ऋग्वेदा में जो लाइट की स्पीड है
कि इतने योजना इतने निमिष में फ्लाइट ट्रैवल करती है, वो किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से नहीं, वो ऋषि ने निकाला था। वो अनुभवात्मक तरीका था, एक्सपीरियंशियल, जिसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। तो वेस्टर्न साइंस ने हमें, पाश्चात्य विज्ञान ने हमें ऑब्जेक्टिव नॉलेज, प्रयोगात्मक तरीके सिखाए हैं, लेकिन उसका हमें आज लिमिटेशन दिखाई दे रहा है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम्स हो, हम ना इंसान को समझ पाए हैं ना नेचर को, क्योंकि वो तरीका अधूरा है। और इसका सॉल्यूशन भारत से ही आ सकता है, जहाँ पर नेचर, प्रकृति कोई साधन नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, पर जिसको हम एक माँ के रूप में देखते हैं, जहाँ हम खुद को एक इगोइस्टिक पर्सनालिटी नहीं देखते, पर हम आत्मन, ब्रह्मन के रूप से देखते हैं। तो इससे हम पूरे इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते हैं। एक एकत्वम अनुपश्यतः, ईशा उपनिषद में है, तत्र कः मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। तो ये जो है दुनिया को देना, ये जो ज्ञान, प्रज्ञान हम इसे कहते हैं, प्रज्ञान, विज्ञान, समज्ञान और आज्ञान। भारत में 4 तरीके हैं ज्ञान लेने के, सिर्फ एक ही नहीं है। तो हम भारतीयों का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम खुद के भारतीयता को समझें, जानें। हमारे ऋषियों ने जो किया था वो जस्ट याद करके बताया नहीं था, उसको लाइफ में अप्लाई किया था। तो उस अनुभवात्मक एक्सपीरियंसेस को, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन को हम स्कूलों में लाएं। पिछले 400-500 सालों में हमने बाहर की दुनिया को बहुत समझ लिया है, दूर की गैलेक्सीज में क्या हो रहा है, छोटे एटम में क्या हो रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव अपने आप को नहीं समझा है। जैसे कोई कह रहा था, हु एम आई, ये क्वेश्चन पूरी लाइफ टाइम लग गई थी रमना महर्षि जी को आंसर देते हुए। अभी किंडरगार्टन से लेके पोस्ट डॉक तक भारतीय शिक्षा में ये क्वेश्चन कोई ना पूछता है और ना कोई इसका जवाब देने के लिए सक्षम है। तो ये है दूसरा पिलर। और तीसरा और फाइनल पिलर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में इंडिया दुनिया को दे सकता है, वो ये है कि सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं है जो हमको वेस्ट ने समझाई है, पर इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान हम जिसे कहते हैं, इंट्यूशन, जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग है। और इंडिया में हमारे जो योग शास्त्र है उनमें ये विधियां हैं कि हम कैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग और डीपर ऑर्डर फीलिंग डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वो रोबोट और कोई मशीन नहीं कर सकती। अपनी आत्मा तक, सोल तक पहुंचना और अपने हायर रेंजेस ऑफ द माइंड तक पहुंचना, ये कोई मशीन नहीं कर सकती। तो एक ही तरीका है एआई से आगे रहने का, वो ये है कि हम अपनी मनुष्यता को जगाएं। और ये मनुष्यता, दिव्यता एक ही है। मनुष्यता कैसे दिव्यता बन सकती है, तभी वो मशीनों को हरा सकती है और हम एआई के आगे रह सकते हैं। तो हम कैसे ये सब स्कूलों में लाएं और हम अपने बच्चों के साथ ये सारी बातें करते हैं। मैं खुद हर बच्चे के साथ एक स्वधर्म का सेशन करती हूँ, इकिगाई जिसको जापानीज में कहते हैं। जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं और जो भी वो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो कोई इंजीनियर हो या कुछ हो, हम उनके हिसाब से नहीं उनको प्रोजेक्ट्स देते या उनको लेते, उनको आगे क्या करना है, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा री इन्वेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पास्ट में स्टक रहें। तो ये है हमारे वहाँ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स में हमारी शिक्षा की काम। और हमारा ये मानना है कि भारत हमेशा से, जो कि श्री अरबिंदो की किताब फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में भी रहा है, भारत ने हमेशा विश्व को रियलिटी क्या है, हायर लिविंग क्या है, अपने लिए नहीं पर लोक संग्रह के लिए जीना,
ये कैसे कर किया जाए जब हम चतुर्वर्ण्य बने, इसी से हमारा कास्ट सिस्टम भी खत्म होगा। चतुर्वर्ण्य, हो सकता है कि हम ब्राह्मण या क्षत्रिय पैदा हुए हो, लेकिन ऋग्वेदा में लास्ट श्लोका कहता है कि हमें चतुर्वर्ण्य बनना होगा, त्रिगुणातीत बनना होगा, तीनों गुणों के ऊपर, ताकि हम लोक संग्रह का काम अच्छे से कर सके। और हमारा हिमालयन इंस्टीट्यूट में ये प्रयत्न रहता है कि जीविकाओं से हटा के, जीविका कमाना बहुत छोटी चीज़ है और अब पूरी शिक्षा दुनिया भर में सिर्फ इसी के लिए बच्चों को तैयार करती है, तो कैसे हम जीविका के साथ साथ, वो भी ज़रूरी है जीवन के लिए, लेकिन कैसे हम लोक संग्रह के लिए रेडी हो सके, काम कर सके, अपने बच्चों को तैयार कर सके। क्योंकि भारत में आज के दिन 50% एज ग्रुप 0 से 25 एज ग्रुप है। और अगर हमें दुनिया को दिखाना है, लीड करना है, जो श्री अरबिंदो ने कहा है कि इंडिया इज राइजिंग नॉट बिकॉज ऑफ हरसेल्फ, अपने लिए नहीं इंडिया उत्कृष्ट हो रही है, लेकिन पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि जीवन कैसे जीना चाहिए। इस हम सब का यहाँ कर्तव्य है और मुझे ये बिल्कुल विश्वास है कि हम सब अपनी दिव्यता को पहचानेंगे, उसको जिएंगे और एक दिन भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। धन्यवाद। आचार्य प्रमुख